स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हमने सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा। हमने उनके फंक्शंस के बारे में पढ़ा और साथ साथ हमने फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल के बारे में भी पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे मोमेंट्स ऑफ द सब्सटेंसेस अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसमें हमारे दो टाइप के ट्रांसपोर्ट हैं, एक होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो सबसे पहले हम पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है ये मोमेंट हम सेल के अंदर पढ़ रहे हैं। तो पैसिव में क्या होगा कि सेल के अंदर जो है मॉलिक्यूल्स वो हायर रीजन से लोअर रीजन कंसंट्रेशन में क्या करेंगे, मूव करेंगे। यानी ये हम क्या मान के चलें, ये हमारी क्या है, सेल है। और इस सेल के अंदर यहाँ पे क्या है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स है, हाई रीजन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स है। और यहाँ पे क्या है, आप देख पा रहे हो, कम कंसंट्रेशन है। तो यहाँ पे हाई से और लो में जब मूवमेंट होगी सब्सटेंसेस की, मतलब हायर रीजन से लोअर रीजन में जब मॉलिक्यूल्स की ट्रांसपोर्टेशन होगी, मूवमेंट होगी, उसी प्रोसेस को हम कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। इसको हम समझने के लिए एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे ये क्या है, ये एक स्लोप है, ये क्या है, स्लोप है। यहाँ पे मॉलिक्यूल्स हैं, ये क्या है, हायर रीजन है और ये क्या है, लोअर रीजन है। जब मॉलिक्यूल्स हायर रीजन से लोअर रीजन में क्या करेंगे, मूव करेंगे, तो उस प्रोसेस को और किस में मूव करेंगे, सेल में मूव करेंगे। और किस में मूव करेंगे, सेल में मूव करेंगे। तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट। जब मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर रीजन टू कंसंट्रेशन टू लोअर रीजन ऑफ कंसंट्रेशन किसके अंदर, सेल के अंदर, उस ट्रांसपोर्ट को कहेंगे हम पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब पैसिव ट्रांसपोर्ट है, ये दो टाइप का है, एक है डिफ्यूज़न और एक है ऑस्मोसिस। देखिए दोनों होते सेम है, बस इसमें एक डिफरेंस होता है कि जो डिफ्यूज़न है उसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होती और ऑस्मोसिस में एक मेम्ब्रेन होती है। तो सबसे पहले डिफ्यूज़न पढ़ेंगे कि जब मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट होगा हायर रीजन टू लोअर रीजन ऑफ कंसंट्रेशन में, तब कोई भी बीच में मेम्ब्रेन आप देख पा रहे हो नहीं है। जैसे ये क्या है, हाई कंसंट्रेशन है, यहाँ पे लो कंसंट्रेशन है। तो हाई से जब लो में मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं तो बीच में कोई भी क्या नहीं है, कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है। इसको समझने के लिए समझते हैं कि दो क्लासरूम हैं, एक में टीचर है और एक में टीचर नहीं है। तो जिस क्लास में टीचर है उसमें बच्चे जब एंट्री करेंगे तो टीचर की परमिशन के साथ करेंगे, और जिसमें टीचर नहीं है उसमें बच्चे डायरेक्टली क्लास के अंदर चले जाएंगे। तो आई होप कि डिफ्यूज़न क्या है कि यहाँ पे कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है मूवमेंट करने के लिए। और ऑस्मोसिस में एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ऑस्मोसिस में आप देख पा रहे हो एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। जब हाई रीजन ऑफ कंसंट्रेशन से लो रीजन ऑफ कंसंट्रेशन में जाएंगे तो एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, और यही मेम्ब्रेन एंट्री और एग्जिट के लिए क्या करती है, परमिशन प्रोवाइड करती है। समझने के लिए हमने एक एग्जाम्पल अभी देखा कि एक टीचर है क्लासरूम में, वो आपका रहेगा ऑस्मोसिस के लिए, और जिसमें टीचर नहीं और बच्चे डायरेक्टली जा रहे हैं वो डिफ्यूज़न का है। तो डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस आपको अच्छे से समझ में आया होगा। डिफ्यूज़न क्या है, मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर रीजन ऑफ कंसंट्रेशन टू लोअर रीजन ऑफ कंसंट्रेशन। जैसे आप देख पा रहे हो कि हाई रीजन से लोअर रीजन में जा रहा है, ऐसे ही ऑस्मोसिस है कि मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर रीजन टू लोअर रीजन ऑफ कंसंट्रेशन थ्रू सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। और ये सिर्फ और सिर्फ किस में ऑपरेट होगी, लिक्विड मीडियम में। यानी जो डिफ्यूज़न है वो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों स्टेट में ऑपरेट होता है। जैसे सॉलिड के लिए हम समझते हैं कि जो आप
कॉपर सल्फेट के, मान लो ये हमारे पास एक बीकर है और उसमें पानी है। इस पानी के अंदर हम कॉपर सल्फेट के क्या करेंगे, कुछ क्रिस्टल्स ऐड करेंगे। तो थोड़ी देर बाद देखेंगे कि जो क्रिस्टल है वो यूनिफॉर्मली क्या हो चुके हैं, पानी के अंदर डिज़ोल्व हो चुके हैं। ये किसका एग्जाम्पल हो गया, सॉलिड को हो गया। ऐसे ही हम लिक्विड के लिए हम मान के चलते हैं कि हमारे पास क्या है, ऐसे ही एक बीकर है और उस बीकर में वाटर प्रेजेंट है, वाटर है, और उस वाटर में हम कोई भी सॉल्यूशन ऐड कर रहे हैं, मान लो हम ब्लू सॉल्यूशन ऐड कर रहे हैं, तो ये भी हमारा क्या होगा, यूनिफॉर्मली क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। और गैस का एग्जांपल हम समझते हैं कि जैसे हम कभी भी परफ्यूम स्प्रे करते हैं रूम के अंदर, तो वो यूनिफॉर्मली रूम के अंदर क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। यानी हमने देखा कि जो डिफ्यूज़न है वो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस तीनों में क्या होता है, ऑपरेट हो सकता है। बट ऑस्मोसिस है वो सिर्फ और सिर्फ किस में ऑपरेट होगा, लिक्विड मीडियम में। और ये याद रखने के लिए हम क्या करेंगे कि जैसे हमारे सबके घरों में मोस्टली क्या है, आरओ होता है। तो आरओ क्या है, रिवर्स ऑस्मोसिस, और उसमें वाटर प्यूरिफाई होता है, और वाटर क्या है, एक लिक्विड है। तो याद रहेगा हमें कि ऑस्मोसिस है वो सिर्फ और सिर्फ कौन से मीडियम में ऑपरेट होगा, लिक्विड मीडियम में। तो डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस आई होप आपको अच्छे से समझ आए हैं। अब ऑस्मोसिस की दो टाइप हैं, एक तो है एक्सो ऑस्मोसिस और एक है एंडो ऑस्मोसिस। एक्सो ऑस्मोसिस क्या होता है, एक्सो मीन्स क्या होता है, एक्सटर्नल यानी बाहर की तरफ, और एंडो मतलब होता है इनसाइड यानी अंदर की तरफ। जब यहाँ पे मूवमेंट वाटर के मॉलिक्यूल्स की जब सेल से बाहर जा रहे हैं, सेल से बाहर जाएंगे तो वो होगा एक्सोऑस्मोसिस। और जब मॉलिक्यूल्स सेल के अंदर ही मूवमेंट हो रही है, सेल के अंदर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट हो रही है, तो वो रहेगा एंडोऑस्मोसिस। तो एक्सो और एंडो में आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा। एक्सोऑस्मोसिस आउटसाइड द सेल और एंडोऑस्मोसिस इनसाइड द सेल। क्या होगा, मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट होगा, यानी मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे इनसाइड द सेल और आउटसाइड द सेल फ्रॉम हायर रीजन ऑफ कंसंट्रेशन टू लोअर रीजन ऑफ कंसंट्रेशन। आई होप आपको पैसिव ट्रांसपोर्ट अच्छे से समझ में आया होगा। पैसिव ट्रांसपोर्ट एक बार फिर से समझते हैं कि यहाँ पे क्या होगा, हायर रीजन से लोअर रीजन में क्या होगा, मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट होगा, मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे हायर टू लोअर रीजन में। अब बात करते हैं डिफ्यूज़न की। डिफ्यूज़न क्या होता है, डिफ्यूज़न होगा यानी यहाँ पे कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है और हाई टू लोअर रीजन में मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे। साथ के साथ में ये सिर्फ ये सॉलिड, लिक्विड और गैस में होगा, और ऑस्मोसिस है ये सिर्फ और सिर्फ लिक्विड में ऑपरेट होगा। यहाँ पे एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट है जिसको हम सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं, और इन मेम्ब्रेन को हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। उसके बाद में ऑस्मोसिस की दो टाइप थी, एंडो एंड एक्सो। एक्सो मीन्स बाहर की साइड हो रहा है सेल के, आउटसाइड द सेल, और एंडो मतलब इनसाइड द सेल। अब बात करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। तो अब बात करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। देखिए इसका नाम ही क्या है, एक्टिव, यानी जब हम एक्टिव होते हैं तो हम क्या करते हैं, बहुत जल्दी जल्दी अपना काम फिनिश करते हैं, और जब हम बहुत जल्दी अपना काम फिनिश करेंगे तो वहाँ पे क्या होगी, एनर्जी लगेगी। यानी इसमें देखा हमने एक स्लोप की हेल्प से समझा था कि जब हायर रीजन से लोअर रीजन में जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स इजीली मूव कर पाएंगे। यानी यहाँ पे हमने देखा था कि कोई एनर्जी नहीं यूज़ हो रही थी, लेकिन जब भी हम लोअर रीजन से हायर रीजन में, यानी अब ये मान लो ये स्लोप है, और इस स्लोप में जब हायर रीजन सॉरी, जब ये अब यहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे हायर रीजन था, अब यहाँ पे लोअर रीजन से हायर रीजन में जाएंगे तो यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहेगी। इसको समझने के लिए समझते हैं कि जब हम नीचे से ऊपर कोई भी बॉल है या कोई सब्सटेंस है जब हम फेंकते हैं तो हमें क्या लगती है, एनर्जी लगती है। ऐसे ही हम समझ ऐसे ही जब ऊपर से वही सब्सटेंस जब हम नीचे फेंक रहे हैं तो हमें कोई एनर्जी नहीं लगती, लेकिन जब नीचे से हम कोई भी सब्सटेंस ऊपर की तरफ क्या करते हैं, फेंकते हैं, तो एनर्जी लगती है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होगा, एनर्जी
लगेगी। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होगा, लोअर रीजन, जब मॉलिक्यूल्स लोअर रीजन से कहाँ पे जाएंगे, हाइयर रीजन में, वहाँ पे क्या था, हाई टू लो, और यहाँ लो टू हाई रहेगा मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट। तो इन दिस एनर्जी इज सप्लाइड टू द सिस्टम, और ये एक बहुत रैपिड प्रोसेस रहेगा। वो क्या था, एक स्लो प्रोसेस था, और ये सिर्फ वन डायरेक्शनल होगा। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट को हम यूनी डायरेक्शनल भी कह सकते हैं, यूनी डायरेक्शनल। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या हुआ, वन डायरेक्शनल यानी यूनि डायरेक्शनल आपकी मूवमेंट रहेगी। यहाँ पे जब मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे लो टू हाई, तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अब यहाँ पे क्या होगा, इट रिक्वायर्स एनर्जी, यहाँ पे एनर्जी लगेगी एटीपी की फॉर्म में। एटीपी होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। यहाँ पे मूव्स अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब है कि जब कोई भी चीज़ लो टू हाई, मान लो ये स्लोप है, और यहाँ से जब नीचे से ऊपर मान लो हम चढ़ के जाएंगे, तो हमें बहुत एनर्जी लगेगी, यानी हमारा मन नहीं होता, बट फिर भी हम क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो उसी चीज़ को समझने के लिए यहाँ हम समझेंगे कि यहाँ मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट रहेंगे, यानी जब वो लो टू हाई मूव करेंगे तब वहाँ पे एनर्जी लगेगी, एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी वहाँ पे होगा। जैसे पंप, अब यहाँ पे है पंपिंग ऑफ आयन। पंपिंग ऑफ आयन में जैसे सोडियम है, सोडियम पोटेशियम आयंस मूव करेंगे इसके किसके अंदर, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर। सेल के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं, आयंस हैं, वो पंप कर रहे हैं, और कौन कौन से, सोडियम रहेगा यानी Na और पोटेशियम, Na एंड के पॉजिटिव यानी सोडियम एंड पोटेशियम आयंस हैं, ये क्या करेंगे, पंप करेंगे। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट हुआ हाई टू लो, और एक्टिव हुआ लो टू हाई। मॉलिक्यूल्स जब मूव करेंगे सेल के अंदर, तो उसको हम क्या कहेंगे, हाई टू लो को कहेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट, और जब लो टू हाई ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो उसको हम कहेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। आई होप आपको एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट अच्छे से समझ में आया। उसके बाद में कुछ सिग्निफिकेंस हैं ऑस्मोसिस के, यानी ऑस्मोसिस के क्या क्या सिग्निफिकेंस है। तो पहला है कि जो ऑस्मोसिस है वो क्या, उसकी क्या क्या सिग्निफिकेंस है। तो पहला है अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रूट्स, स्वेलिंग एंड ब्रस्टिंग ऑफ स्टोमेटा, यानी यहाँ पे जब क्या होगा कि रूट से क्या हो रहा है, वाटर क्या हो रहा है, अब्सॉर्ब हो रहा है, रूट से वाटर अब्सॉर्ब हो रहा है। तो यहाँ पे कौन सा ट्रांसपोर्ट रहेगा, पैसिव ट्रांसपोर्ट रहेगा। और पैसिव में भी कौन सा, ऑस्मोसिस, यानी रूट्स जब वाटर को अब्सॉर्ब करती हैं तो वहाँ पे क्या होगा, ऑस्मोसिस होगा। जब स्टोमेटा क्या होगा, स्वेलिंग हो जाएगा या ज़्यादा स्वेल होके ब्रस्ट करेगा, तो वहाँ पे भी क्या रहेगा, ऑस्मोसिस। और ग्रोथ ऑफ एम्ब्रियो ड्यूरिंग द सीड जर्मिनेशन, जब एम्ब्रियो है, ये एम्ब्रियो है, और यहाँ पे जब सीड क्या करेगा, जब जर्मिनेट करेगा, यहाँ पे सीड जब जर्मिनेट करेगा तो क्या होगा, ऑस्मोसिस होगा। तो आई होप आपको एक्टिव और पैसिव अच्छे से समझ में आया है। और जो पैसिव है, जो परमिएबिलिटी, इसके बाद में हम ऑन द बेसिस ऑफ परमिएबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन के बेस पे 4 टाइप की मेम्ब्रेन्स हैं। एक है परमिएबल, एक सेमी परमिएबल, एक सेलेक्टिवली परमिएबल और एक इम्परमिएबल। परमिएबल का मतलब होता है जो हर किसी को क्या करे, अलाउ करे, यानी हर सब्सटेंस को वो क्या करेगी, सॉलिड हो सॉल्वेंट हो, सॉल्यूट हो, सबको अलाउड करे, वो होती है परमिएबल, यानी जो हर किसी को परमिशन दे। जैसे परमिएबल के एग्जाम्पल रहेगा हमारी सेल वॉल,
सेल वॉल हम का नेचर कैसा है, परमिएबल नेचर है, और ये हर किसी को अलाउड करती है एंट्री और एग्जिट के लिए। नेक्स्ट है सेमी परमिएबल। अब सेमी का मतलब होता है हाफ, यानी इसका नेचर है कि ये किसी किसी को क्या करेगी, अलाउड करेगी, हर किसी को अलाउड नहीं करेगी। इसके बाद में है सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। इसका मतलब है कि ये सिर्फ और सिर्फ सेलेक्टेड सब्सटेंसेस को क्या करेगी, अलाउड करेगी एंट्री और एग्जिट के लिए। नेक्स्ट है इम्परमिएबल। इम्परमिएबल का मतलब जो किसी को भी अलाउड ना करे, जो किसी को भी अलाउड ना करे एंट्री और एग्जिट के लिए, वो होती है इम्परमिएबल। तो सेल के अंदर एंट्री और एग्जिट के बेसिस पर, यानी परमिएबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन के बेसिस पे हमने 4 टाइप से मेम्ब्रेन पढ़ी। परमिएबल जो सबको परमिशन दे, सेमी परमिएबल जो किसी किसी को परमिशन दे, और सेलेक्टिवली परमिएबल जो सेलेक्टेड चीज़ों को ही, सेलेक्टेड सब्सटेंसेस को ही परमिशन दे, और इम्परमिएबल जो किसी को भी परमिशन ना दे। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट हमारा की पॉइंट रहेगा, इम्पोर्टेंट की पॉइंट रहेगा क्या, कि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है वो डायनामिक है और फ्लेक्सिबल है। वो डायनामिक है और फ्लेक्सिबल है। जो हमने फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल पढ़ा उसमें हम देख पाएंगे कि जो हमारे सब्सटेंसेस हैं, जैसे लिपिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, कोलेस्ट्रॉल्स हैं, ग्लिसरॉल्स हैं, ठीक है, ये क्या है हमारे, यानी जो ग्लाइकोप्रोटीन्स वगैरह हैं, ये क्या है, मोज़ाइक फॉर्म में क्या है, प्रेजेंट है, मोज़ाइक फॉर्म में प्रेजेंट है, यानी पैचेस की फॉर्म में प्रेजेंट है। और जो ये हमारी जो मेम्ब्रेन है वो क्या रहेगी, इसका नेचर रहेगा फ्लेक्सिबल, यानी ये क्या है, फ्लेक्सिबल नेचर रहेगा, और डायनामिक, यानी ये चेंज होती रहेगी, ये फिक्स नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि इसका, जैसा हम देख पा रहे हैं कि डायग्राम में जैसा हम देख पा रहे हैं ऐसा नहीं होता, ये डायनामिक होती है। इसका जो है स्ट्रक्चर है वो ऐसे, जो ये मॉलिक्यूल्स हैं इनकी पोजीशन है ये चेंज होती रहती हैं, ये डायनामिक है, ये फ्लेक्सिबल नेचर है इसका। तो ये इम्पोर्टेंट रहेगा, कई बार पूछा भी गया है कि जो सेल मेम्ब्रेन है उसका नेचर कैसा रहेगा, तो वो कैसा रहेगा, डायनामिक रहेगी और फ्लेक्सिबल रहेगी। अब परमिएबिलिटी के बेसिस पे हमने पढ़ ही लिया था कि ये क्या, परमिएबिलिटी सबको परमिशन देगी, ये किसी किसी को करेगी, ये सेलेक्टेड चीज़ों को एंट्री और एग्जिट के लिए परमिशन देगी, और ये किसी को भी नहीं करेगी। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बल्क ट्रांसपोर्ट। जैसे नाम से ही पता चल रहा है क्या है, बल्क ट्रांस। तो बल्क का मतलब क्या होता है, बल्क का मतलब होता है बड़े अमाउंट में। ऐसा होता है ना, बल्क ऑर्डर मिल गया, जैसे किसी को बड़ा सा ऑर्डर मिलता है तो वो क्या कहेंगे, आज तो हमें बहुत बल्क ऑर्डर मिला, यानी बड़े, यानी यहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ क्या रहेगा, मॉलिक्यूल्स क्या रहेगी, ट्रांसपोर्ट रहेगी, यानी लार्ज अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं हमारे कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, लिपिड्स एंड प्रोटीन, प्रोटीन्स, लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट, इनको हम क्या कहेंगे, इनको हम क्या कहेंगे, मैक्रोमोलिक्यूल्स। तो कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड हमारे जो प्रोटीन हैं उनको हम मैक्रोमोलिक्यूल्स कहते हैं। और लार्ज अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल्स या मैक्रोमोलिक्यूल्स जब मूव करते हैं अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसको हम कहते हैं बल्क ट्रांसपोर्ट। यानी बल्क ट्रांसपोर्ट यानी ज़्यादा मात्रा में वहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है सेल के अंदर, वो होता है हमारा बल्क ट्रांसपोर्ट। अब जो बल्क ट्रांसपोर्ट है वो भी हमारा 2 टाइप से है, एक है एंडोसाइटोसिस और एक है एक्सोसाइटोसिस। तो जैसा मैंने पहले भी बताया है, एंडो मतलब इनसाइड और एक्सो मतलब आउटसाइड, और साइटो का मतलब होता है सेल, साइटो का मतलब होता है सेल। यहाँ पे क्या है, सेल ब्रिंगिंग इनसाइड, मतलब सेल के अंदर यहाँ पे क्या हो रही है, इंजेक्शन ऑफ मटेरियल, इंजेक्शन ऑफ मटेरियल। जैसे हम डायग्राम से समझ पाएंगे कि यहाँ पे क्या है, जो फूड पार्टिकल्स है, जो फूड पार्टिकल्स है उनका क्या हो रहा है, इंजेक्शन हो रहा है, और किसके अंदर हो रहा है, आप देख पा रहे हो वो एक सेल के अंदर हो रहा है। तो सेल के अंदर अगर इंजेक्शन होगा, सेल के अंदर इंजेक्शन होगा, उसको हम कहेंगे एंडोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस। और अगर
सेल के बाहर जब अनडाइजेस्टेड रेजिड्यू को हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, उसको बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। क्या कहेंगे? एक्सो मतलब आउटसाइड द सेल। यहाँ पे इसको समझने के लिए हम समझेंगे, जब हम खाना खा रहे हैं तो एंडोसाइटोसिस क्या हुआ, इंजेशन मतलब इनसाइड द सेल, इंजेशन मतलब इनसाइड द सेल क्या होगा। इसको समझने के लिए जैसे मैंने बताया कि हम जब खाना खाते हैं तो हम खाने को क्या कर रहे हैं, इंजेस्ट कर रहे हैं। तो सेल के अंदर जब फूड, जैसे आप देख पा रहे हो, फूड अगर अंदर आके इंजेस्ट हो रहा है उसको हम कहेंगे एंडोसाइटोसिस। और एक्सोसाइटोसिस क्या होगा, जब जब जो भी वेस्ट है उसको हम रिमूव कर रहे हैं सेल के अंदर से, जब हम क्या कर रहे हैं उसको रिमूव कर रहे हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, एक्सोसाइटोसिस। तो एक्सोसाइटोसिस क्या हुआ, जब सेल के अंदर से रिमूवल वेस्ट होगा, जो भी वेस्ट है वो बाहर जाएगा, उसको कहेंगे एक्सोसाइटोसिस। और जब सेल के अंदर इंजेक्शन होगा उसको हम कहेंगे एंडोसाइटोसिस। अब जो बल्क ट्रांसपोर्ट है उसमें भी क्या रहेगा, एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहेगी। नेक्स्ट हम टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन पढ़ेंगे कि जो हम कंसंट्रेशन कह रहे हैं कि हायर रीजन ऑफ कंसंट्रेशन टू लोअर रीजन ऑफ कंसंट्रेशन, तो ये जो सॉल्यूशंस हैं उनकी हम टाइप्स पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। तो पहला है हमारा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, दूसरा है हाइपोटोनिक और तीसरा है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो पहला रहेगा हमारा हाइपरटोनिक, दूसरा हाइपोटोनिक और तीसरा रहेगा आइसोटोनिक। तो हाइपरटोनिक जो सॉल्यूशन है, हाइपर मतलब जब कभी भी, हाइपर का मतलब ऐसे जैसे किसी को गुस्सा आता है तो हम क्या कहेंगे, ज़्यादा हाइपर मत हो। जब जब भी हम गुस्सा होते हैं तो हम ऐसे क्या होता है, श्रिंक हो जाते हैं। ऐसे इसी से हम समझेंगे कि जब हमारी जो सेल है, जो हमारी सेल है वो क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। तो उसको वहाँ पे क्या रहेगा, वहाँ पे जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा, हाइपरटोनिक होगा। हाइपरटोनिक यानी यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इज़ हायर आउटसाइड ऑफ सेल एज कंपेयर टू इनसाइड। कि यहाँ पे क्या होगा कि जो सेल के बाहर है, सेल के बाहर जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा रहेगी एज कंपेयर टू सेल के अंदर। तो यहाँ पे क्या होगा, जब कोई भी चीज़ है उसके अंदर से, जैसे मान लो ये हमारे पास है एक सेल का ही हम समझते हैं, सेल के अंदर ये क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं। और ये सारे मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, अगर बाहर आ जाते हैं, बाहर आ जाएंगे, मान लो ये सारे मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, जैसे ये क्या है, सेल है और इस सेल के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये सारे अगर बाहर आ जाएंगे तो सेल के अंदर तो क्या कुछ भी नहीं बचेगा, या मान लो 2-4 मॉलिक्यूल्स बचेंगे तो क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगी। ऐसे समझेंगे जब हम क्या करते हैं, वेट लॉस करते हैं। जब हम वेट लॉस करते हैं तो हम जितनी डाइट हम पहले खाते थे उससे कम खाने लग जाएंगे। यानी अब क्या हो गया, जो हमारी डाइट का जो अमाउंट था वो कम हो गया। और कम होने के बाद में जो हमारे पहले जो कपड़े थे वो हम वेट लॉस के बाद में जब पहनेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, लूज़ हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, लूज़ हो जाएंगे। इसी से समझेंगे कि जब सेल के अंदर जो मॉलिक्यूल्स है वो मूव करें बाहर की साइड, बाहर की साइड, तो क्या होगा, सेल श्रिंक हो जाएगी। जो सेल वॉल है वो श्रिंक हो जाएगी। उसी को हम क्या कहेंगे, प्लाज्मोलाइसिस कहेंगे। उसी को जब सेल क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। और प्लाज्मोलाइसिस सिर्फ और सिर्फ किस में रहेगा, P फॉर प्लाज्मोलाइसिस और P फॉर प्लांट सेल। ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में रहेगा। तो हाइपरटोनिक जो सॉल्यूशन है वो क्या कॉज करेगा, प्लाज्मोलाइसिस कॉज करेगा। तो आई होप हाइपरटोनिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम समझेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपो में क्या आ रहा है, बीच में ओ आ रहा है। तो ओ से हम समझेंगे कि सेल क्या हो रही है, स्वेलअप हो रही है। ओ यानी मतलब ये समझने के लिए है कि जब सेल क्या करेगी, स्वेल करेगी तो मोटी हो जाएगी। तो यहाँ पे ओ को हम यहाँ पे समझेंगे मोटे से, यानी जब सेल क्या हो जाएगी, सेल के अंदर बाहर से, अब मोटे कब होंगे, जब बाहर से बहुत ज़्यादा जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अंदर आएंगे तो सेल का जो साइज़ है वो धीरे 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 बड़ा होता जाएगा।
और बहुत ऐसे धीरे धीरे ज़्यादा ही बड़ा होगा तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि सेल ब्रस्ट कर जाएगी, सेल ब्रस्ट कर जाएगी। तो आई होप हाइपोटोनिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है कि जैसे मान लो हमें बहुत टेस्टी खाना खाने को मिले और पेट भर जाए और मन ना भरे, फिर भी हम खाते रहेंगे खाते रहेंगे खाते रहेंगे, तो लास्ट में हम कहेंगे कि आज तो हमने इतना भरपेट खाना खा लिया कि पेट फटने को हो रहा है। यानी वहाँ पे जितना अमाउंट की ज़रूरत थी उससे ज़्यादा हमने खाना खा लिया है। तो वहाँ पे क्या होगा, हम देखेंगे कि हमारा जो पेट है वो फूल जाता है। तो ऐसे ही समझेंगे कि जब सेल के अंदर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा अमाउंट में ये क्या हो, अंदर से बाहर से अंदर मूव करेंगे और ज़्यादा अमाउंट में होंगे तो सेल स्वेल हो जाएगी, और स्वेल होने के बाद में वो फट भी सकती है। और ये किस में रहेगा, एनिमल सेल में रहेगा, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल है वो अब्सेंट रहती है, आप सबको पता है एनिमल्स में, और सेल मेम्ब्रेन है वो प्रेजेंट होती है। तो ये सिर्फ और सिर्फ किस में रहेगा, जो सेल है ब्रस्ट कर जाती हैं वो मोस्टली आपके एनिमल सेल ब्रस्ट करती हैं। तो प्लाज्मोलाइसिस किस में रहा, हमारे प्लांट सेल में रहा। प्लांट सेल में क्या रहा, प्लाज्मोलाइसिस। और जब सेल क्या करेंगी, स्वेल कर जाएंगी, और अगर ज़्यादा स्वेल कर जाए, ब्रस्ट कर जाएंगे, तो वो एनिमल सेल में होएगा। नेक्स्ट आता है आइसो का मतलब होता है इक्वल, इक्वल यानी आइसो का मतलब क्या हुआ, इक्वल। आइसो का मतलब हुआ इक्वल, यानी सेल के बाहर भी उतने ही मॉलिक्यूल्स हैं, सेल के बाहर भी उतने ही हैं जितने अंदर। जैसे एक स्कूल है हमारा जिसमें मान लो 1000 के क्या है स्ट्रेंथ है स्टूडेंट्स की, उस 1000 में से मान लो 200 बच्चे चले गए, तो हमारे पास कितने रह गए, टोटल 800 बच्चे रह गए। अब 200 बच्चे और आ गए हमारे स्कूल में, तो बच्चे अब कितने रह गए, फिर से टोटल से 1000 रह गए, यानी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो आइसोटोनिक क्या रहेगा, आइसोटोनिक रहेगा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इज सेम इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल। इस एग्जांपल से आपको समझ में आया होगा कि जो मॉलिक्यूल्स हैं बाहर भी उतने ही हैं जितने सेल के अंदर हैं, यानी जितने सेल के अंदर आएंगे उतने ही सेल के बाहर जाएंगे, तो बराबर सेम रहेगा। वाटर मूव्स इन एंड आउट इक्वली, नो नेट मूवमेंट, सेल रिमेन्स नॉर्मल, यानी सेल के अंदर जो अमाउंट है वो क्या रहेगा, नॉर्मल रहेगा, इक्वल रहेगा। तो इस जो हमारे, तो जैसे ये डायग्राम से ये प्लाज्मोलाइसिस का है, प्लाज्मोलाइसिस से हम समझ गए कि यहाँ पे सेल श्रिंक हो रही है, यहाँ पे क्या है कि जो सेल है वो ब्रस्ट हो रही है, टीयरिंग हो रही है, और यहाँ पे कोई भी चीज़ नहीं हो रही, जितने बाहर हैं उतने ही अंदर है, जितने अंदर आ रहे हैं उतने ही बाहर जा रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो सेल क्या है यहाँ पे, हैप्पी हैप्पी है। तो इसी से हम समझेंगे कि आइसोटोनिक में कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा, जितने बाहर जाएंगे उतने ही अंदर मॉलिक्यूल्स आएंगे सेल के अंदर। अब यहाँ पे है कि ये हमें याद रखना है कि जो वाटर मूव करेगा, कभी भी मूव करेगा, वो हाई टू लो करेगा, हाई टू लो करेगा, ना कि लो टू हाई। तो हाई टू लो करेगा तो वहाँ तो एनर्जी नहीं लग रही, लेकिन जब लो टू हाई, जैसे हमें पानी ऊपर पहुँचाना है तो हम क्या करेंगे, मोटर की हेल्प लेंगे, मोटर लगाएंगे, यानी वहाँ पे एनर्जी लगा रहे हैं। लेकिन जब हमें ऊपर से नीचे पानी की चाहिए, जब हम टैप ऑन करते हैं तो वहाँ पे कोई मोटर वगैरह की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो ऐसे एक्टिव और पैसिव को हम याद रखेंगे। उसके बाद में हमने ये टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन पढ़ा, उसके बाद में हमने टाइप्स ऑफ टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन पढ़ा कि जो ये टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन क्या है, कि ये और कुछ नहीं है, जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा लेमा है, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है। क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, प्रोटीन, लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह प्रेजेंट है। साथ के साथ में हमने मोमेंट्स पढ़ी, हमने क्या पढ़ी, मोमेंट्स पढ़ी, और मोमेंट्स में हमने एक्टिव पैसिव पढ़ा है। एक्टिव में एनर्जी होती है, पैसिव में एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। साथ में डिफ्यूज़न पढ़ा, ऑस्मोसिस पढ़ा, फिर हमने मेम्ब्रेन्स के बारे में भी पढ़ा, एंडो पढ़ा, एक्सो ऑस्मोसिस पढ़ा, साथ में हमने बल्क ट्रांसपोर्ट पढ़ा।
नेक्स्ट हमने जो एंडोसाइटोसिस है उसके दो पॉइंट और होते हैं, सॉरी दो टाइप और होते हैं, फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस। फैगो का मतलब होता है टू ईट, जब तो फैगोसाइटोसिस हुआ सेल ईटिंग, और ये सॉलिड के लिए रहेगा, क्योंकि हम कोई भी चीज़ सॉलिड ही ईट करते हैं तो सेल में सॉलिड ही क्या रहेगी, सेल ईटिंग रहेगी। और पिनो, पिनो क्या पीते हैं हम, पानी पीते हैं, तो पानी कैसा होता है, लिक्विड होता है, तो सेल ड्रिंकिंग क्या रहेगी हमारी, पिनोसाइटोसिस रहेगी। फैगोसाइटोसिस मतलब सेल ईटिंग और पिनोसाइटोसिस मतलब सेल ड्रिंकिंग। आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा, आज की क्लास है वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आज की क्लास में हमने सेल ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक्टिव पैसिव पढ़ा, और उसके बाद में हमने बल्क ट्रांसपोर्ट पढ़ा, साथ साथ में हमने जो पैसिव है उसकी टाइप्स के बारे में पढ़ा, डिफ्यूज़न है, ऑस्मोसिस है, और ऑस्मोसिस के टाइप्स हमने एंडो और एक्सो ऑस्मोसिस पढ़े हैं। साथ साथ हमने टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन पढ़ा है, और टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़ा है। तो आई होप आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई है। आज का आपका क्वेश्चन रहेगा कि फैगोसाइटोसिस किसे कहेंगे, और साथ के साथ में प्लाज्मोलाइसिस है वो प्लांट सेल में होगा या एनिमल सेल में। थैंक यू सो मच।